योगी आदित्यनाथ ने गरजते हुए कहा था माफियाओं को वो जड़ से मिटा देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, सरकार में देंगे। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, विकास दुबे सब के सब कुचल दिए गए। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या बुलडोजर बाबा कुछ चुनिंदा माफियाओं पर ही अपना कहर बरसाते थे? तो इसका जवाब है नहीं। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कई सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि यूपी में तो सिर्फ कुछ माफियाओं के खिलाफ ही योगी जी की लाठी चलती है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि योगी जी का ही माफिया के खिलाफ टॉप 61 का लिस्ट निकला था जिनमें माफियाओं का नाम था। और उस माफिया में एक नाम और था, राजन तिवारी का। वो ब्राह्मण माफिया जिसने यूपी और बिहार की राजनीति को हिलाकर रख दिया था। जब योगी जी ने उनका नाम लिस्ट में डाला तो तिवारी को समझ आ गया कि अब यूपी में रहना नामुमकिन है, और तभी उसने किया वो काम जो किसी ने सोचा नहीं था। वो नेपाल भागने के लिए निकल पड़ा। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक भागे हुए अपराधी की नहीं है, ये कहानी उस माफिया की है जिसने सियासत और अपराध दोनों को हथियार बनाया। और आज जब बिहार चुनाव नजदीक आ रहा है तो ये माफिया भी, जो अब नेता के रूप में जाने जाते हैं, वो हर जगह छाया हुआ है। एक ऐसे ब्राह्मण माफिया की कहानी आज हम आपको सुनाएंगे जो था यूपी का। दोस्ती थी श्री प्रकाश शुक्ला के साथ, जिसने यूपी के विधायक वीरेंद्र शाही पर जानलेवा हमला भी किया, और उसके ऊपर बिहार के मंत्री और एक विधायक के कत्ल का आरोप भी लगा। फिर भी वो 2 बार बिहार से विधायक भी बन गए। सुनने में ये आपको मिर्जापुर वाले त्रिपाठी की कहानी लग रही होगी, लेकिन असल में ये कहानी है राजन तिवारी की। राजन तिवारी की कहानी तो गोरखपुर यूनिवर्सिटी के गलियारों से एक स्टूडेंट के रूप में शुरू होती है, और फिर वहीं से उसने पहली बार अपराध की दुनिया में कदम रखा। हुआ यह कि उस दौर में गोरखपुर में छात्र संघ के चुनाव बहुत ही हिंसक होते थे, और राजन ने एक प्रत्याशी के समर्थन में जमकर बवाल मचाया था। कहते हैं यहीं से उसकी पहचान एक दबंग के रूप में बनी, और उसके नाम पर कई आपराधिक मामले भी दर्ज होने लगे। 90 के दशक में उत्तर प्रदेश में एक और नाम का खौफ था। खौफ क्या, एकदम भौकाल था, श्री प्रकाश शुक्ला। शुक्ला गैंग उस समय यूपी में एक बहुत ही खतरनाक गैंग माना जाता था और सबसे बड़ा गैंग भी। और राजन तिवारी उसकी भौकाल से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित था। वो किसी भी तरह से शुक्ला के साथ जुड़ना चाहता था। उसकी यही चाहत पूरी भी हुई, और वो जल्द ही श्री प्रकाश शुक्ला का दाहिना हाथ और उसका सबसे भरोसेमंद राजदार बन गया। इसके बाद शुक्ला और राजन ने मिलकर कई संगीन वारदातों को अंजाम दिया। उनके नाम की चर्चा हर तरफ होने लगी। साल 1996 में उन्होंने एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जिसने यूपी पुलिस को हिलाकर रख दिया। महाराजगंज के विधायक वीरेंद्र प्रताप शाही पर गोरखपुर में हमला हुआ, जिसमें शाही का गनर जयराम राम भी मारा गया। इस हमले में श्री प्रकाश शुक्ला के साथ साथ राजन तिवारी का नाम भी सामने आया। ये पूरी कहानी मैंने एकदम डिटेल में सुनाई है, आप चैनल पर जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो इस वारदात के बाद यूपी पुलिस ने राजन तिवारी को शिद्दत से तलाशना शुरू कर दिया। इसी दबाव से बचने के लिए राजन तिवारी ने यूपी छोड़कर बिहार का रुख कर लिया। यह कदम सिर्फ पलायन का नहीं था, बल्कि यह राजन तिवारी की जिंदगी का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जहां उसने खुद को श्री प्रकाश से अलग कर लिया, क्योंकि गैंग में इन गैंगस्टर के बीच विश्वास की कमी थी। और तो और अयासी और पैसों के चक्कर में खुद श्री प्रकाश शुक्ला ने अपने एक बेहद करीबी दोस्त आनंद पांडे की मुखबिरी कर दी, और पांडे इनकाउंटर में मारा गया। यह पूरी कहानी मैं जल्द ही चैनल पर लेकर आने वाला हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वो कहानी लेकर आऊं, श्री प्रकाश शुक्ला और उसके दोस्त के बीच जो विश्वासघात हुआ वो वाली कहानी, और फिर इनकाउंटर हो गया, तो वो कहानी जब मैं लाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो जब आनंद पांडे भी मारा गया, वो भी श्री प्रकाश शुक्ला के वजह से ही, तो राजन तिवारी ने खुद को उससे अलग कर लिया। इस घटना ने साबित कर दिया कि अपराध की दुनिया में वफादारी और दोस्ती जैसी चीजों का कोई मोल नहीं था।
इसलिए जब 1998 में श्री प्रकाश शुक्ला खुद इनकाउंटर में मारा गया तो राजन तिवारी ने किसी और माफिया के साथ हाथ मिलाने के बजाय बिहार में अपना एक नया और एक इंडिपेंडेंट एम्पायर बनाने लगा, क्राइम का एम्पायर। बिहार में राजन तिवारी ने अपनी क्रिमिनल एक्टिविटी को नए सिरे से शुरू कर दिया और कुछ ही महीनों में उसने अपना एक नया गैंग तैयार कर लिया। उसे किसी दूसरे माफिया के सहारे की जरूरत नहीं थी। बिहार में रहते हुए उसका प्रभाव इतना बढ़ गया कि वहां के बड़े बड़े गैंग लॉर्ड्स के साथ उसका गठजोड़ होने लगा। गैंग लॉर्ड्स यानी कि बिहार में बाहुबली लोग। कहते हैं साल 2000 में बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद उसने सूरजभान सिंह, मुन्ना शुक्ला और धूमल सिंह जैसे बाहुबलियों के साथ मिलकर काम करना शुरू किया, उनके साथ गठबंधन किया, जिसका मकसद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना था। इसी दौर में राजन तिवारी का नाम दो पुराने लेकिन सबसे चर्चित हाई प्रोफाइल हत्याकांडों में सामने आया। पहला बिहार के तत्कालीन मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या में राजन तिवारी पर आरोप लगा। इस मामले में एक निचली अदालत ने साल 2009 में राजन तिवारी, मुन्ना शुक्ला और सूरजभान सिंह समेत अन्य लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। लेकिन साल 2014 में पटना हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में सभी को बरी कर दिया। वहीं दूसरा मामला माकपा विधायक अजीत सरकार की निर्मम हत्या थी। राजन तिवारी पर विधायक अजीत सरकार की हत्या का भी आरोप लगा। सीबीआई की जांच में पाया गया था कि हत्या का कारण राजनीतिक दुश्मनी थी। इस केस में भी एक निचली अदालत ने राजन तिवारी और पप्पू यादव को, जो अभी मौजूदा वक्त में सांसद है पूर्णिया से, उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। लेकिन पटना हाईकोर्ट ने साल 2013 में उन्हें सबूतों के अभाव में आरोप मुक्त कर दिया। अब देखिए, राजन तिवारी की बार बार की ये बेगुनाही कोई संयोग नहीं थी, ये एक सोची समझी रणनीति और बाहुबलियों का खौफ था। जानने वाले बताते हैं कि ट्रायल होते होते गवाह मुकर जाते थे और अपराधी बरी हो जाते थे। राजनीति और पैसों का ये खेल तो आप बखूबी जानते हैं। कई कहानियों को देखते देखते समझ ही गए होंगे कि ये सब कुछ कैसे वर्क करता है, कैसे बाहुबलियों को सजा नहीं होती है, बार बार वो जेल से बाहर आ जाते हैं। आज भी लाखों लोग जेल में हैं, लेकिन उन्हें बेल नहीं मिल पाता है, कोर्ट की तारीख नहीं आती है। लेकिन चुनाव से ठीक पहले कई बाहुबली जेल से बाहर आ जाते हैं। जानते तो हैं ही आप, नाम जानते हैं तो लिखिए कमेंट में कौन कौन है वो बाहुबली। अब क्या ही कर सकते हैं, फिलहाल हम अपनी कहानी में ही आगे बढ़ते हैं। तो राजन तिवारी अच्छी तरह से जान चुका था कि अपराध की दुनिया में बने रहने के लिए राजनीतिक संरक्षण कितना जरूरी है, क्योंकि जिनको जिनको राजनीतिक संरक्षण मिला वो बाहुबली आज भी जिंदा है नेता के तौर पर। जिन्होंने राजनीतिक संरक्षण से इनकार किया, बहुकाल ही जमाते रहें या फिर राजनीति में आने के बाद भी क्राइम करते रहें, वो सब नप गए। आप देख लीजिएगा, जिन जिन का ये आपको सिम्टम मिलेगा वो सब अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो राजनीति में आ गए वो अभी भी बचे हुए हैं। तो राजन तिवारी को भी ये समझ में आ गया। उत्तर प्रदेश में कानूनी दबाव से भागने के बाद बिहार में उसने एक सुरक्षित ठिकाना लिया। राजन ने इस मौके का फायदा उठाया और जराइम की दुनिया से राजनीति में कदम रखा, ये जानते हुए कि खादी का चोला उसके आपराधिक साम्राज्य के लिए एक अभेद कवच बन जाएगा। फिर साल 2000 के बिहार विधानसभा चुनाव में उसने गोविंदगंज सीट से एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा और यूपी का माफिया होते हुए भी बिहार में चुनाव जीत लिया। इसके बाद 2005 के चुनाव में वो चिराग पासवान वाले लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर दूसरी बार विधायक बने। हालांकि इस बीच उन्होंने 2004 के लोकसभा चुनाव में भी अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन नतीजा जो है वो सिफर रहा। अब बिहार की राजनीति में तो राजन तिवारी अपना सिक्का जमा ही चुके थे। अब उनकी नजर थी अपने गृह राज्य यानी उत्तर प्रदेश के विधानसभा पर। 2016 में उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति में लौटने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री मायावती वाले बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा। माना जा रहा था कि वो 2017 के विधानसभा चुनावों में पूर्वांचल से चुनाव लड़ेंगे। मतलब भले ही फिल्मी सीरीज में पूर्वांचल में त्रिपाठियों का राज हो, लेकिन यहाँ वो तिवारी का राज कायम करना चाहते थे। और अफसोस पार्टी ने उन्हें टिकट ही नहीं दिया। तो बसपा से निराश होने के बाद राजन तिवारी ने 2019 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली।
लेकिन जैसे ही ये खबर बाहर आई, इस पर भारी विवाद हो गया। पार्टी ने इस विवाद के बाद उसे साइडलाइन कर दिया। हालांकि वो खुद को भाजपा नेता बताते रहते थे। अब पार्टी से साइडलाइन किया जाना भी लाजमी था। जहां योगी जी माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, वहीं राजन तिवारी के खिलाफ 40 से ज्यादा मामले दर्ज थे, जिसमें हत्या का प्रयास, फिरौती, अपहरण, अवैध वसूली, डकैती, दंगा और चोरी जैसे गंभीर आरोप शामिल थे। उन पर डकैती की तैयारी, अवैध हथियार रखने और नशीले पदार्थ जैसे कि चरस के व्यापार में शामिल होने का भी आरोप था। हालांकि विधायक बनने के बाद उन्होंने हिंसा वाले काम थोड़े कम कर दिए और सफेद पोश धंधों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। हर बाहुबलियों की यही कहानी होती है, एक बार राजनीति में घुसते हैं तो अपने सफ़ेद कुर्तों के साथ साथ अपना कैरेक्टर भी पूरा एकदम सफ़ेद करने लगते हैं ताकि राजनीति में अच्छी पकड़ बनी रहे। लेकिन दशकों तक कानून से भागता रहा राजन तिवारी आखिरकार साल 2022 में पुलिस के शिकंजे में आ गए। हुआ ये कि योगी सरकार ने जब यूपी के टॉप 61 माफियाओं की लिस्ट जारी की तो उसमें राजन तिवारी का भी नाम शामिल था। ये उसके लिए एक साफ संकेत था कि उसका सियासी कवच अब काम नहीं आएगा। इसके बाद अगस्त 2022 में राजन तिवारी नेपाल भागने की फिराक में थी, लेकिन यूपी और बिहार पुलिस की संयुक्त टीम ने, 2 राज्यों की पुलिस ने एक साथ मिलकर रक्सौल बॉर्डर पर उन्हें दबोच लिया। बिहार में ये जगह है रक्सौल। वो एक गैर कानूनी जमानती वारंट के तहत 17 साल से फरार चल रहे थे। बताइए, जो आदमी 17 साल से फरार चल रहा था उसकी गिरफ्तारी कितने बाद हुई, और इस बीच वो विधायक भी बन गए, इस पर किसी की कोई नज़र नहीं। खैर, वो पकड़े गए। गिरफ्तारी के बाद उसे गोरखपुर जेल में रखा गया, लेकिन फिर वहां से उन्हें फतेहपुरगढ़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन राजन तिवारी के लिए ये जेल की 4 दीवारी ज़्यादा दिन तक के लिए नहीं रही, क्योंकि गोरखपुर की अदालत में उन्हें जमानत मिल गई और बाद में फतेहपुरगढ़ सेंट्रल जेल से रिहा कर दिए गए। वो जेल से रिहा होने के बाद वो अपने पुराने इलाके यानी कि बिहार के नरकटियागंज में एक्टिव हो गए और भाजपा से टिकट मांगते हुए 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। वो दावा कर रहे हैं कि इस बार नरकटियागंज से चुनाव लड़ना उनका तय है और लगातार क्षेत्रीय जनता से मेल मुलाकात में वो जुटे हुए हैं। मतलब अब देखिएगा, आप तो बिहार में लगभग, मेरे पास वीडियो आ रहे हैं, मेरे इलाका का हो और भी अलग अलग जो भी विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ के जो विधायक सब है अब वो क्षेत्र में दिखने लगे हैं। हालांकि पिछले 5 साल से वो कहाँ थे नहीं पता, लेकिन अब वो क्षेत्र में दिख रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कुछ लोग उन्हें घेर भी रहे हैं। मैं कल अपने क्षेत्र एक राजनगर का वीडियो देख रहा था, उसमें सवाल जवाब चल रहा था काफ़ी विधायक जी से, जो पिछले 4 साल में लोगों ने नहीं किया था। तो ऐसे ही अभी उनका भी चल रहा है। हालांकि जो ये राजन तिवारी है, उनका श्री प्रकाश शुक्ला के साथ काफ़ी नाम जुड़ता है, लेकिन इन दिनों जो भी उनका पॉडकास्ट वगैरह इंटरव्यू देखता हूँ, उसमें वो कहते हैं कि उनका श्री प्रकाश से कोई लेना देना नहीं है, कभी वो जानते थे लेकिन ऐसी कोई दोस्ती वोस्ती वाली कोई बात नहीं थी। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये सच है? और क्या राजन तिवारी का आज भी उतना प्रभाव है? कमेंट में आप खुल के लिखिए, या फिर एक नया ऑप्शन आया है यूट्यूब में, आप मेरे यूट्यूब पे जो कम्युनिटी वॉल होता है वहाँ पर अपनी बातें भी लिख सकते हैं, अपना डिस्कशन भी शुरू कर सकते हैं, उस पर दूसरे लोग भी आपके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, मैं भी आपसे बातचीत कर सकता हूँ। मतलब कि मेरे चैनल पर अब आपका भी हक है, तो आप आकर अपनी बातें लिख सकते हैं। तो यूट्यूब के नए फीचर का इस्तेमाल कीजिए, आप लोगों के लिए ही है, और कम्युनिटी पर बातचीत जारी रखते हैं। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ यहाँ बने रहिए। मैं पंचम प्रकाश आपके लिए अपनी कहानी लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।